तो देखते जा बस क्या क्या होगा भी। ओके पिछली क्लास में ग्लाइकोलाइसिस हो गई थी, एटीपी कैलकुलेशन सब कुछ हो गया था। लिंक रिएक्शन से स्टार्ट करना है। ग्लाइकोलाइसिस से बने थे तो पायरुविक एसिड, अब वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएंगे और क्या करेंगे, लिंक रिएक्शन। तो देखो जरा, अगला स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ग्लाइकोलाइसिस के बाद होगा लिंक रिएक्शन, जिससे क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। इसी को कहते हैं गेटवे रिएक्शन। गेटवे रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। और इसे बोलूं कि ये लिंक रिएक्शन क्यों नाम है इसका, क्योंकि ये कनेक्ट करता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करता है। और ये गेट है कहां जाने का, क्रेब्स साइकिल। और ट्रांजिशन रिएक्शन क्यों बोला, जब एक फेज से दूसरे फेज जाओगे उसे क्या बोलोगे, ट्रांजिशन। तो ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब में स्विच करना है अगर, तो बीच में क्या पड़ेगा, लिंक रिएक्शन। ठीक है। और सुनो, अगर कोई पूछे कंपाउंड का नाम बताओ जो कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब के बीच, तो कौन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच। एक और चीज सुनो, नीट 2013 में आया था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो पक्का बनेगा, चाहे रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट टूटे, फैट टूटे या प्रोटीन टूटे, वो कंपाउंड जरूर बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसीलिए मैं कहता हूं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कॉमन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कॉमन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मतलब रेस्पिरेशन में कोई भी टूटे, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, एसिटाइल कोएंजाइम ए जरूर बनेगा।
कैसे बोल रहा हूं ये, वो देखो जरा। देखो, जब रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है तो क्या करता है, आगे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है, पायरुविक एसिड। फिर वो पायरुविक एसिड क्या करता है, लिंक रिएक्शन, पायरुविक एसिड करता है लिंक रिएक्शन, क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर स्टार्ट होता है क्रेब्स साइकिल। लेकिन अगर फैटी एसिड, अगर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज नहीं, फैटी एसिड टूटे तो वो सीधा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में और करता है सिर्फ क्रेब्स साइकिल। फैटी एसिड किसमें बदल रहा है, सीधा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और क्या करेगा, सिर्फ क्रेब्स साइकिल। देखा, फैटी एसिड अगर रेस्पिरेशन में टूटा तो ना ग्लाइकोलाइसिस करेगा ना लिंक, सीधा क्या करेगा फैटी एसिड, सिर्फ क्रेब्स साइकिल करेगा। सही है। इसी तरह अगर प्रोटीन रेस्पिरेशन में टूटे तो आगे टूटता है इनटू एमिनो एसिड। अब वो एमिनो एसिड या तो पायरुविक एसिड में बदल जाएगा, लिंक करेगा और क्रेब करेगा, या अमीनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा और करेगा केवल क्रेब। तो देख लो, रेस्पिरेशन में कोई भी टूटे, कुछ बने ना बने, एसिटाइल कोएंजाइम ए जरूर बनेगा और क्रेब जरूर होगा। मतलब ये क्वेश्चन तो नीट में आ गया है। अब ये सवाल आ सकता है कि रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट फैट तीनों टूटे, वो कौन सा पाथवे है, क्रेब साइकिल बोलूं, चाहे रेस्पिरेशन में कोई भी टूटे, कुछ करे ना करे, क्रेब साइकिल जरूर करेंगे। तो जब क्रेब साइकिल पढ़ाऊंगा तो लाइन दूंगा, इट इज कॉमन ऑक्सीडेशन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। सही है। अच्छा, तो एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन कराने में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करती है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अगर किसी एंजाइम के नाम में कॉम्प्लेक्स लगा है, पक्का उसके कंपोनेंट्स होंगे, एक एंजाइम नहीं होगी। तो देखो, इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम में 3 तो एंजाइम है और 5 को फैक्टर है। ये 3 एंजाइम और 5 को फैक्टर मिलकर कहलाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अब वो 3 एंजाइम कौन सी है, एक है डी, दूसरा है डी, तीसरा है टी, डीडीटी। डी से है डी कार्बोक्सिलेज, डी से है डी कार्बोक्सिलेज, डी से है डिहाइड्रोजिनेज और टी से है ट्रांसएसिटाइलेज। तो 3 एंजाइम ये हो गई। 5 को फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक है टीपीपी जिसका पूरा नाम है थियामिन पायरोफॉस्फेट, थियामिन पायरोफॉस्फेट, एक तो ये हो गया। दूसरा है कोएंजाइम ए, तीसरा है मैग्नीशियम आयन, चौथा है LA मतलब लिपोइक एसिड, और पांचवा है NAD+। तो ये 5 को फैक्टर और 3 एंजाइम मिलकर कहलाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। लिंक रिएक्शन कैसे होता है वो देखो। अब देखो, ये रहा पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड प्लस कोएंजाइम ए। देखो, एंजाइम का नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। यहां लगाओ NAD+, यहां NAD+। देख लो ध्यान से, 5 को फैक्टर में से 2 तो डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 सीधा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 3 की प्रेजेंस चाहिए। किसकी किसकी, टीपीपी, लिपोइक एसिड और मैग्नीशियम आयन। तो 5 को फैक्टर हो जाएंगे। अच्छा, किया क्या जाएगा, ऐसा करो, पायरुविक एसिड से 2H निकाल लो और एक CO2 निकाल लो, ये करना है। पायरुविक एसिड के 2H निकाल कर किसको दे दो, NAD+ को, तो क्या बन जाएगा NADH.H+। लिखने को तो हम NADH2 भी लिख सकते हैं, लेकिन
स्पेसिफिक लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, NADH डॉट H प्लस। अच्छा, 2H निकाल कर NAD प्लस को दे दिया, एक CO2 भी निकालो, एक CO2 भी निकालो, तो पायरुविक एसिड से क्या निकाला, 2H, क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। CO2 निकाला, डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब पायरुविक एसिड का क्या कराया हमने, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब लिंक रिएक्शन के दौरान पायरुविक एसिड का होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एनसीईआरटी ने लिंक रिएक्शन शब्द नहीं दिया है, लेकिन यह जरूर दिया है कि पायरुविक एसिड का होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब सुनो, 3 कार्बन में से 1 कार्बन निकल चुका है, तो बचे कितने कार्बन, 2। और पता है वो किस फॉर्म में बचा है, 2 कार्बन बचे और वो भी इस फॉर्म में। ये क्या कहलाता है, 3 में से 1 कार्बन निकल गया, 2 कार्बन बचे, किस ग्रुप के फॉर्म में, एसिटाइल ग्रुप के फॉर्म में, जिसमें 2 कार्बन है, प्लस कोएंजाइम में जुड़कर बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल ग्रुप में कितने कार्बन है, 2। एसिटाइल ग्रुप में कितने कार्बन है, 2। देखा, यह है लिंक रिएक्शन, समझ में आ गया। 2H निकाला, NAD प्लस को दिया, CO2 निकाला तो 2H निकाला ऑक्सीडेशन, CO2 निकाला डीकार्बोक्सिलेशन। 3 में से 1 कार्बन कम हो गया, 2 कार्बन बचे एसिटाइल ग्रुप के फॉर्म में, प्लस कोएंजाइम में बन गया एसिटाइल कोएंजाइम में। लेकिन एक ग्लूकोज से तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं ना, तो लिंक रिएक्शन 2 बार होगी ना, एक पायरुविक एसिड का 1 लिंक रिएक्शन, तो 2 पायरुविक एसिड का 2 लिंक रिएक्शन, तो इंटू 2 कर देता हूं, इस पूरे रिएक्शन का इंटू 2 कर देता हूं, ताकि इंटू 2 इसे भी। लो भाई, ये रिएक्शन कहां हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन से क्या मिल गया, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, दोनों के लिए एक एक क्रेब साइकिल होगा इसी मैट्रिक्स में। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए 1 क्रेब, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए 2 क्रेब साइकिल। सही है। तो लिंक रिएक्शन में जो जो लिखा है ये सब नोट्स में है आपके, एज इट इज पूरा है। तो लिंक रिएक्शन पूरा हो गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेब साइकिल, जिसका पहला प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, सिट्रिक एसिड साइकिल। और पता है पहले प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो चलो देख लेते हैं इसको, क्रेब साइकिल देखते हैं। एरोबिक एनारोबिक क्यों नहीं होगा वो तो पता चल जाएगा ना बाद में, अभी नहीं। ऐसे तो क्रम में भी ऑक्सीजन का यूज नहीं है, सब पता चलेगा बाद में, है ना। चलते चलो एक एक करके, पहुंचेंगे वहां भी हम, मैं खुद ही क्वेश्चन रखूंगा। तो लिंक रिएक्शन तो हो गया, अब क्रेब साइकिल की बात करते हैं। अगला है क्रेब साइकिल या CA साइकिल, सिट्रिक एसिड CA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट में TCA साइकिल, या इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड साइकिल। इस साइकिल के मैक्सिमम कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड है, तो कभी कभी ऑर्गेनिक एसिड भी साइकिल भी बोल देते हैं। तो ये क्रेब साइकिल की बारी आ गई। क्रेब साइकिल कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। देखते हैं, देखो जरा, सबसे पहले इस साइकिल को डिटेल में डिस्कवर करके बताया था हैंस क्रेब्स ने इन
flight muscle cells in flight muscle cells of pigeon। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में। आपको ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखे कि नोबेल प्राइज मिला। और मैंने शुरुआत में बोला था ना कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कोई भी रेस्पिरेशन में टूटे, कुछ करे ना करे, क्रेब्स साइकिल जरूर करेंगे। वही लिख रहा हूं यहां पर, इट इज कॉमन ऑक्सीडेशन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन रेस्पिरेशन में कोई भी टूटे, कॉमन ऑक्सीडेशन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और सुनो, इस साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट है वो है सिट्रिक एसिड। पहला प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन कंपाउंड। देखना जरा स्ट्रक्चर इसका, COH, CH2, COH, COH, CH2, COH, ये है सिट्रिक एसिड। 6 कार्बन है। और देखो तो जरा इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं, है ना? तो क्योंकि साइकिल में इसका पहले प्रोडक्ट में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है। दूसरी बात, अब कोई पूछे कि ये साइकिल यूकैरियोट में कहां होती है, तो यूकैरियोट में क्रेब साइकिल होगी कहां? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्यों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा? क्योंकि क्रेब साइकिल की सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिलती है, एक्सेप्ट वन एंजाइम। यूकैरियोट में क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सारी एंजाइम क्रेब साइकिल की कहां है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसलिए क्रेब साइकिल कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। हाँ, एक एंजाइम है क्रेब साइकिल की जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होती, बल्कि इनर मेम्ब्रेन में होती है, और उसका नाम है SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अकेली एंजाइम क्रेब साइकिल की जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। अब बता है, इसे हम कहते हैं मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब किसी भी सेल ऑर्गेनल में अगर ये एंजाइम मिल गई, मतलब वो जगह पक्का माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर किसी सेल ऑर्गेनल में ये एंजाइम मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा सेल ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे याद है पैरोक्सिसोम का मार्कर एंजाइम था कैटलीज, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का है। क्वेश्चन आ गया, एक ऐसी एंजाइम बताओ जो क्रेब साइकिल में भी काम करता है और ETS में भी काम करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्रेब साइकिल में काम करता भी दिख जाएगा, और अगली क्लास में दिख जाएगा कि एंजाइम ETS में भी काम करता है। तो मैंने बोला यूकैरियोट में क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, और जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, ये मिलेगी फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलेगा। और SDH एंजाइम also take part in ETS। अब बात आई, सर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी तो होंगे, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी तो होंगे, उनमें भी तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक क्रेब सब कुछ होगा, उनमें कहां होगा क्रेब साइकिल? तो देखो, एरोबिक बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। लिंक कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। क्रेब कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। तो एरोबिक बैक्टीरिया में क्रेब साइकिल कहां होगा? साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। और पहले बोला जाता था कि बैक्टीरिया में SDH एंजाइम साइटोप्लाज्म में है, लेकिन अब हमें पता है कि मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है SDH। तो बैक्टीरिया में SDH कहां मिलेगा? अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एरोबिक बैक्टीरिया में
क्रेब साइकिल होगा कहां, साइटोप्लाज्म में या साइटोसॉल में। और एसडीएच एंजाइम कहां मिलेगी, अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एसडीएच एंजाइम मिलेगा अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोट में कहां होगा, एरोबिक बैक्टीरिया में क्या होगा, बता दिया। याद है मैंने ग्लाइकोलाइसिस का एम्फीबॉलिक बोला था, टूटने का भी काम होता है, बनने का भी। क्रेब साइकिल भी एम्फीबॉलिक है, इसमें भी टूटने का काम तो होगा ही, और इसके जो कंपाउंड्स है उससे नए नए कंपाउंड बनेंगे, तो एम्फीबॉलिक होगी। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे वहां दिया था ग्लाइकोलाइसिस के एम्फीबॉलिक होने के। तो देखो मैं बोलता हूं क्रेब साइकिल इज एम्फीबॉलिक। Krebs cycle is amphibolic as it is involved both in catabolism and anabolism। टूटना बनना दोनों होता है। तो चलो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देना, एम्फीबॉलिक के कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रिकर्सर है, इससे क्या क्या बन सकता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रिकर्सर है, इससे बन सकता है जिब्रेलिन, टर्पीन, कैरोटीनॉइड्स, फैटी एसिड, जीटीसी, जिब्रेलिन, टर्पीन, कैरोटीनॉइड्स और फिर फैटी एसिड, ये सब बन सकता है। इसी तरह सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बन सकता है क्या, याद है पिछली क्लास में पढ़ा था शायद, क्लोरोफिल बन सकता है प्लांट में, और ह्यूमन में बन सकता है हीमोग्लोबिन, और क्या बन सकता है, साइटोक्रोम बन सकता है। प्लांट का एक होता है ना PFR, फ्लावरिंग में पड़ता है ना, फोटो पीरियोडिज्म में, फाइटोक्रोम, वो भी बन सकता है। इसी तरह ऑक्सैलोएसिटेट से बन सकता है एल्केलॉइड, पायरिमिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ये सब बन सकता है। इसी तरह अल्फा कीटोग्लूटरेट, मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे कि अल्फा कीटोग्लूटरेट से बन सकता है वेरियस एमिनो एसिड्स। तो ये देख लो, क्रेब साइकिल में टूटने का काम तो होगा ही, लेकिन उसके कंपाउंड जो है उससे नए नए कंपाउंड भी बन सकते हैं। पता है क्रेब साइकिल का मकसद क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में जो बना है उसमें जो एसिटाइल ग्रुप है उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो वो जो एसिटाइल ग्रुप के 2 कार्बन है, दोनों को CO2 के फॉर्म में उड़ा देना है। मतलब ड्यूरिंग क्रेब साइकिल acetyl coenzyme A is fully oxidized. Acetyl coenzyme A is fully oxidized to CO2। उसके दोनों कार्बन को, एसिटाइल ग्रुप के दोनों कार्बन को CO2 के फॉर्म में उड़ाना, ये मकसद है। पता है क्रेब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम से सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, ऑक्सैलोएसिटेट। तो एक्सेप्टर कौन है एसिटाइल कोएंजाइम का, ऑक्सैलोएसिटेट। और किसी भी साइकिल का एक्सेप्टर हो इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ साइकिल, सही है। तो एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज oxaloacetate, which is regenerated at the end of cycle, और पता है ये जो ऑक्सैलोएसिटेट है ना, इसी को हमारी एनसीईआरटी कहती है क्या, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब साइकिल हमारी एनसीईआरटी कहती है, तो हमें मानना है, सही है। तो देखो ये हुआ क्रेब साइकिल का इंट्रोडक्शन। अब मैं बनाने जा रहा हूं क्रेब साइकिल और डिटेल में बताने वाला हूं। हाँ वही है एम्फीबॉलिक।
मॉडिफाई कर लो चाहो तो लाइन, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ में आए। वो लाइनें चेंज होती रहती है, मैं जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करता हूं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है, याद है जैसे मैंने पिछली क्लास में ग्लाइकोलाइसिस के डायग्राम के लिए क्या बोला था, सिर्फ मॉड्यूल देखना है और कहीं नहीं। इसी तरह क्रेब्स साइकिल के डायग्राम के लिए भी वही मॉड्यूल पर आ जाओ, और जैसे ग्लाइकोलाइसिस में मैंने जो भी एक्स्ट्रा देना था सब वही मॉड्यूल के पाथवे में लिखा दिया था। इसी तरह क्रेब्स साइकिल का जब पाथवे बताऊं, कुछ लाइन बोलूं लिखने को, तो उसी पेज में लिखना जहां ये पाथवे बना है, ताकि जब पाथवे पढ़े तो कहीं और दूसरी जगह हमें देखना ना पड़े, थ्योरी सारी वही मिल जाएगी। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं लेकर आ रहा हूं क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल पढ़ने वाले हैं। इस साइकिल में भी 10 स्टेप होंगे। हाँ, तो सुनो, क्रेब्स साइकिल, अभी तो मैं क्रेब्स साइकिल नहीं बना रहा हूं, अभी क्रेब्स साइकिल नहीं बना रहा हूं, अभी लिंक रिएक्शन लिख रहा हूं। देखो, लिंक रिएक्शन के दौरान हमने क्या किया था, देखना जरा। लिंक रिएक्शन के दौरान पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें क्या किया था हमने, कोएंजाइम ए दिया था और CO2 हटाया था, और क्या किया था, 2H निकाल कर NAD+ को दिए थे, तो बन गया था NADH2, है ना। और कोफैक्टर लगे थे यहां पर, एक्स्ट्रा जो लगे थे वो था TPP, लिपोइक एसिड और मैग्नीशियम आयन, यही था ना लिंक रिएक्शन। और 3 कार्बन में से 1 कार्बन निकल गया था, तो 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटाइल ग्रुप बचा था ना, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, कोएंजाइम। तो एसिटाइल ग्रुप में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। कोएंजाइम में 21 कार्बन अलग से हैं। आपने गौर नहीं किया, बार बार मैं एसिटाइल कोएंजाइम में बोलता हूं, लेकिन जब भी कार्बन गिनाता हूं तो सिर्फ एसिटाइल ग्रुप बोलता हूं, क्योंकि कोएंजाइम ए में अलग से 21 कार्बन है। अक्सर लोग पूरे को मिलाकर बोलते हैं 2 कार्बन है, और कोएंजाइम में अलग कंपाउंड है, उसमें अलग 21 कार्बन है। तो एसिटाइल ग्रुप में 2 कार्बन है, ध्यान रखना। अच्छा, तो लेकिन अब कहीं पर आ ही जाए कि कितने कार्बन है इसमें, तो वो नहीं पता है जिसे, वो 2 कार्बन ही समझेगा उसे, तो 2 ही कार्बन बोल देना भाई, नहीं तो टोटल 23 कार्बन है एसिटाइल ग्रुप सहित। इसीलिए सिर्फ फोकस इस पर करना है, 2 कार्बन एसिटाइल। अच्छा सुनिए, लिंक रिएक्शन हो चुका है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल। एक्सेप्टर कौन है इसका, ऑक्सैलो एसीटेट। तो ऑक्सैलो एसीटेट से शुरुआत करने वाला है। अरे जब फैटी एसिड टूटा तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, क्रेब्स साइकिल चलता है तो ग्लाइकोलाइसिस की ATP नहीं मिलती। अरे भाई जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा ना, काहे उल्टा सोच रहा है, इंतजार कर, बताऊंगा फैटी एसिड जब मैं एम्फिबॉलिक पाथवे पूरा कर लूं तब पूछना ये सवाल, तब बताऊंगा। बीटा ऑक्सीडेशन नाम सुना है तो, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन से आएगा, देखेंगे क्या होगा। अच्छा, एसिटाइल को एंजाइम ए बन गया, 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप में, है ना। चलो, एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सैलो एसीटेट। तो ध्यान देना सभी, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड। अब ऐसा करो, वाटर ऐड करो, कोएंजाइम में हटा दो, और एंजाइम का नाम सिट्रेट सिंथेज। ध्यान से सुनना, कोएंजाइम में तो हटा दिया, एनसीईआरटी नहीं बोलती कि ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़े। एनसीईआरटी साफ साफ बोलती कि पहले स्टेप में कौन कौन जुड़ेगा, ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल ग्रुप
क्योंकि कोएंजाइम में हट चुका है। तो ऑक्सैलोएसिटेट प्लस एसिटाइल ग्रुप प्लस वाटर, कोएंजाइम में भूल जाओ, अलग हो गया, वो तो बाहर निकल गया। एसिटाइल ग्रुप 2 कार्बन, ऑक्सैलोएसिटेट 4 कार्बन प्लस H2O जुड़कर बना 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, में जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और जब 3 चीजें जुड़ रही हैं, कौन कौन? ऑक्सैलोएसिटेट, एसिटाइल ग्रुप और वाटर, ये तीनों चीज जुड़कर एक कंपाउंड बन रहा है। जब 2-3 चीज जुड़े और एक कंपाउंड बने तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। 2-3 चीजें जुड़कर क्या बन रही है? एक चीज बन रहा है, तो क्या बोलोगे? कंडेंसेशन। ठीक है। और सुनो, जो एंजाइम लगेगी उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। जिस एंजाइम का नाम बोर्ड में आ जाए बस वही याद करना है। मैं बोलूंगा सब एंजाइम, लेकिन लिखूंगा वही जो आपको याद करना है। इस स्टेप को आप बोल सकते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और सिट्रेट सिंथेज को रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, बन गया सिट्रेट। कौन कौन जुड़ा? एसिटाइल ग्रुप, ऑक्सैलोएसिटेट और वाटर, तीनों जुड़कर एक कंपाउंड बना सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, 6 कार्बन कंपाउंड और जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अच्छा, अब अगला स्टेप, सिट्रिक एसिड से वाटर हटा दो। एंजाइम का नाम एकोनिटेज, एंजाइम का नाम एकोनिटेज और कोफैक्टर Fe2+, तो बन गया सिस एकोनिटेट। क्या बन गया? सिस एकोनिटेट। अभी 6 कार्बन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ही चलेंगे। अभी जब तक CO2 ना निकले, CO2 जब पहली बार निकलेगा ना तो COH से निकलेगा, तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह क्या हो जाएगा? 2 कार्बोक्सिलिक। तो जब तक CO2 ना निकले तब तक जो भी कंपाउंड है सब 6 कार्बन वाले हैं और सब में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, सिस एकोनिटेट बन गया। अब ऐसा करो, इसमें वाटर वापस ऐड करो। वाटर हटाया था, वाटर ऐड करो एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कोफैक्टर Fe2+, तो बन गया सिट्रिक एसिड का आइसोमर आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट। वाटर हटाया फिर दोबारा डाला, किस लिए? आइसोमर बनाने के लिए। थोड़ी फीलिंग आ जाए कि ये क्यों किया, जब वापस ऐड करना ही था तो वाटर हटाया क्यों था, तो थोड़ी सी फीलिंग आ जाए इसके लिए। देखो मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको, याद वाद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा फील आ जाएगा। देखो, COH CH2 COH COH CH2 लिखा था मैंने, तो CH2 को ऐसे लिख देता हूं, CH2 और ये COH, ये है ना सिट्रिक एसिड या सिट्रेट। जब वाटर हटाया तो ये OH हटा और ये H हटा, H2O हट गया। अब जो बचा वो क्या कहलाया? सिस एकोनिटेट। और जब दोबारा पानी डाला तो गड़बड़ क्या की? पानी जब डाला तो जहां से OH हटाया था वहां H डाला, और जहां से H हटाया था वहां OH डाला। बस ये हुआ है, और अब तैयार हो गया आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट, गर्दन टूट जाएगी है? आइसोसिट्रेट, समझ गए क्या हुआ था? ये मतलब कुल मिला के सिंपल है, आइसोमर बनाना था तो रीअरेंजमेंट किया। अच्छा, अब एंजाइम आएगी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। वो क्या करेगी? एंजाइम नाम तो बोल दिया लेकिन लिख नहीं रहा हूं, मतलब याद वाद नहीं करना है। अब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगी? NAD, आइसोसिट्रेट के 2H निकालकर NAD+ को दे देगी, तो क्या बन गया? NADH2। तो आइसोसिट्रेट का क्या हुआ? उसके 2H निकल गए, तो बोलू हो गया डिहाइड्रोजिनेशन। H निकल गए ना, डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन, सही है। तो बन गया ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट बन गया 6 कार्बन कंपाउंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा,
आप देखो पहली बार CO2 निकलने वाला है, CO2 निकला, एंजाइम का नाम डीकार्बोक्सिलेज, कोफैक्टर मैग्नीज आयन, कोफैक्टर मैग्नीज आयन। अब पता है, अब जो CO2 निकलेगा वो 3 COH थे अभी तक, लेकिन अब एक CO2 जो निकलने वाला है ये COH से निकलने वाला है। तो अब जब COH से निकलेगा तो अब तो 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड बचेंगे ना। तो अब जो बनेगा उसमें 5 कार्बन होंगे और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, और आगे सब में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। देखो ये बना अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एक अकेला कंपाउंड 5 कार्बन का इस साइकिल का, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद CO2 फिर निकलेगा तो 4 कार्बन का ही बनेगा। अब COH से नहीं निकलेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ही चलेंगे। अब तो सुनो, मॉड्यूल में जो लेकर बैठे हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट के पास लिख दो कि ये पहला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला 2 CH वाला एसिड है, फर्स्ट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड टू बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल के दौरान पहला 2 CH वाला कंपाउंड जो बना वो कौन है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और इसमें 5 कार्बन है। अकेला कंपाउंड है इस साइकिल का जिसमें 5 कार्बन है, क्योंकि अभी फिर से 1 कार्बन निकलने वाला है CO2 के फॉर्म में। तो सुनो, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ क्या करना है अब वो सुनो। अल्फा कीटो ग्लूटारेट का वो करा दो जो लिंक रिएक्शन में कराया था, मतलब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कोएंजाइम ए दे दो और CO2 हटा दो, ये हटा दिया, और 2H निकाल कर NAD+ को दे दो, 2H निकाल कर NAD+ को दे दो, तो क्या बन गया, NADH2। यहां पर क्या हुआ इस स्टेप में, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 हटा था, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था। लेकिन इस वाले में तो 2 चीजें हुई, 2H निकला ऑक्सीडेशन, CO2 निकला डीकार्बोक्सिलेशन। क्रेब्स साइकिल का एक अकेला स्टेप जहां पर होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक अकेला स्टेप जहां पर होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन भी हुआ और CO2 भी हटा। और सुनो, यहां भी वही 3 फैक्टर, TPP, लिपोइक एसिड और मैग्नीशियम आयन। एंजाइम भी डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जहां भी एंजाइम के नाम नहीं लिख रहा हूं याद नहीं करने। अब सुनो, 5 कार्बन में से 1 कार्बन और अलग हो गया, तो जो बनेगा उसमें 4 कार्बन होंगे, बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A, 4 कार्बन कंपाउंड, और अब आगे जितने भी होंगे सब में 4 कार्बन ही होंगे। बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब सुनो, इससे कोएंजाइम A हटाया जाएगा, इससे कोएंजाइम A हटाया जाएगा। ये देखो, कोएंजाइम A हटा दिया गया, एंजाइम का नाम थायोकाइनेज, एंजाइम का नाम थायोकाइनेज। और जब कोएंजाइम A हट गया तो जो बना उसका नाम है सक्सिनेट, 4 कार्बन कंपाउंड। और सुनो, इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है, इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी दे दी जाती है, वो एनर्जी दे दी जाती है, अगर एनिमल है तो, अगर एनिमल है तो एनर्जी दे दी जाती है GDP + PI को, और बन जाता है GTP। किसमें, एनिमल में। और अगर वो प्लांट में साइकिल चल रही है तो एनर्जी दे दी जाती है
एडीपी प्लस पीआई को और बन जाता है एटीपी। मतलब हमारे और प्लांट के क्रेब्स साइकिल में ये अंतर है। इस स्टेप में जो एनर्जी निकलती है एनिमल में किसको दे दी जाती है, जीडीपी प्लस पीआई को। क्या बन गया, जीटीपी। अब प्लांट में इस स्टेप में जो एनर्जी निकलती है वो दे दिया जाता है एडीपी प्लस पीआई को। क्या बन जाता है, एटीपी। बोलू बन गया एटीपी बाई एसएलपी बिना ईटीएस के। जो लोग थे पिछली क्लास में उन्हें पता है एसएलपी क्या है, एसएलपी से बन गया। अच्छा, सक्सिनेट बन गया। अब बात आई प्लांट में तो एटीपी बन गया डायरेक्ट, हमारे में जीटीपी बन गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही जीटीपी बना है हमारे में, लेकिन जब एनर्जी चाहिए होगा ना तो एक जीटीपी से बन जाता है एक एटीपी। कैसे, देखना, जीटीपी प्लस एडीपी। जब हमें इस जीटीपी से एनर्जी चाहिए होगा तो जीटीपी अपना फॉस्फेट और एनर्जी दे देगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। तो ये वापस ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। और एक फॉस्फेट एनर्जी पाकर ये क्या बन जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोल रहा था, उनमें डायरेक्ट एटीपी बना, हमारे में जीटीपी बना, फिर उससे एटीपी बना लिया। क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी तो नहीं है। और सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी ने एक प्यारी सी लाइन लिखी है, तब ये बता रहा हूं, बेवजह नहीं बता रहा हूं। एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या लिखा है, इन आ कपल्ड रिएक्शन, इन आ कपल्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन की बात हो रही है। कपल्ड रिएक्शन में क्या होता है, एनसीईआरटी लिखती है, जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी। जीडीपी किसमें बदल जाता है, इनटू जीडीपी with simultaneous synthesis of with simultaneous synthesis of ATP from ADP। ये एनसीईआरटी की लाइन है, उसका ये मतलब है। क्या मतलब है, सुन लो आगे, कि जब कपल्ड रिएक्शन होता है दोनों के बीच, तो जीटीपी से क्या बन गया, जीडीपी, और साथ के साथ क्या बन गया, एटीपी। किससे, एडीपी से। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सुनो, मॉड्यूल में जहां पर ये लिखा है ना, लिख देना जीटीपी बनता है एनिमल में, एटीपी बनता है प्लांट में। लिख दिया। इसके बाद क्या करो, वही कई जगह सेट करके मॉड्यूल में ही जहां मिले छोटा छोटा करके ये लिख दो, ये लिख दो, और फिर ये लिख दो, आगे ये लिखो, फिर ये लिख दो, क्योंकि एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है। यहां जगह दिखे तो यहीं लिख दो, नहीं है मॉड्यूल में जगह इधर तो कहीं भी लिख देना, जहां जगह मिले। हाँ, नोट्स में तो लिखा होगा कोई। हाँ हाँ, अब मैं तो डायग्राम में हूं, पेज कहां पढ़ने को बोल रहा हूं। थ्योरी तो नोट्स से पढ़ोगे। अब 4-6 चीजें तो नहीं पढ़ना, इधर भी ढूंढो उधर फिर काम काम की चीज ढूंढ रहा था। तो सारी थ्योरी एक जगह, साइकिल बस देखना है मॉड्यूल से, और कुछ नहीं। जल्दी लिख लो, जल्दी जो भी लिख रहे हो। हाँ, साइकिल पूरा याद करना है। निमोनिक, निमोनिक दे दूंगा आखिरी में, तो निमोनिक की मदद से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी, लेकिन करना पूरा है। क्या फर्क पड़, कुछ नहीं, वैसे ही, ऐसी कोई वजह नहीं। लिख दिया वो। अच्छा सुनो, अब
देखो इधर सक्सिनेट बन चुका था, अब आ गया मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहां पर लगेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या करेगा, सक्सिनेट के 2H निकाल कर FAD को दे देगा। सक्सिनेट के 2H निकाल कर FAD को दे दो तो क्या बन गया, FADH2। तो सक्सिनेट से 2H निकाल लिए तो सक्सिनेट का क्या कराया आपने, ऑक्सीडेशन। और जब 2H सक्सिनेट से निकल गए तो बन गया फ्यूमरेट। क्या बन गया, फ्यूमरेट, 4 कार्बन। अब ऐसा करो, वाटर ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम, वाटर ऐड कर दो तो बन गया मैलेट। अब ऐसा करो, मैलेट के 2H निकाल कर, मैलेट के 2H निकाल कर दे दो और किसको, NAD+ को, तो बन गया NADH2। मतलब मैलेट के 2H निकाल लिए तो मैलेट का क्या कराया, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने कराया। मैलेट के 2H निकाल कर NAD+ को दे दो, बन गया NADH2। और जब मैलेट के 2H निकल गए तो रीजनरेट हो गया एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, और साइकिल यूं ही चलती रहेगी। एनसीईआरटी खुद बोलती है, कंटिन्यूटी ऑफ क्रेब्स साइकिल के लिए इट रिक्वायर कंटिन्यूड रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट। रिप्लेनिशमेंट मतलब रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट। साइकिल को लगातार चलाना है तो ऑक्सैलोएसिटेट को रीजनरेट कराना जरूरी है। नहीं, याद करो इस साइकिल का मकसद क्या था, एसिटाइल को के 2 कार्बन को 2 CO2 के फॉर्म में उड़ाना। वो काम तो हमने यही खत्म कर लिया था। एक CO2 एसिटाइल ग्रुप का ये उड़ा दिया और एक ये उड़ा दिया, काम तो यही खत्म हो गया था। आगे क्यों चलाया, फॉर रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट, ताकि साइकिल आगे चलती रहे। सही है। देखो इस साइकिल को तैयार करने के लिए आपसे नहीं होता तो आगे प्रोडक्ट याद कर लो। देखो 10 स्टेप है इसमें, मैं स्टेप भी लिख देता हूं, नहीं लोगों के 11 स्टेप आ जाते हैं। एक स्टेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, सेवंथ स्टेप, एट्थ स्टेप, नाइन्थ स्टेप और ये 10th स्टेप। 10 स्टेप है यहां पर। ठीक, प्रोडक्ट ही याद कर लो, पहले 5 प्रोडक्ट फिर अगले 5 प्रोडक्ट। मतलब ऐसे कि एसिटाइल कोएंजाइम है और ऑक्सैलोएसिटेट, आगे बना सिट्रेट, फिर सिस एकोनिडेट, ऐसे भी कर सकते हो। आगे एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलोएसिटेट क्या बना, ये सिट्रेट, फिर बना सिस एकोनिडेट, फिर बना सिस एकोनिडेट, सिट्रेट सिस एकोनिडेट, फिर क्या बना आइसोसिट्रेट, फिर बना ऑक्सैलोसक्सिनेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फिर सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, फिर ऑक्सैलोएसिटेट। प्रोडक्ट भी याद करके कर सकते हो। और फिर स्टेप 4, 6, 8, 10 इवन नंबर, स्टेप 4, 6, 8, 10, 4, 6 और 10 में NAD+ NADH2 जोड़ दो। स्टेप नंबर 4 में, 6 में और 10 में NAD+ NADH2 जोड़ दो, और 8वें में FAD से FADH2 बना दो। और स्टेप 5 और 6 में CO2 निकाल दो, 5 और 6 में CO2 डाल दो, हटा दो 5, 6 में, और 7वें में एक GTP बना दो SLP से। मैक्सिमम चीजें हो गई और क्या। स्टेप 4, 6, 8, 10 है ना, उनमें से 8वें को छोड़कर 4, 6, 10 में तो NADH2 बनवा दो, 8वें में FADH2 बनवा दो, 5वें 6ठे में CO2 निकाल दो, और 7वें में GTP बना दो, खत्म। मैक्सिमम चीजें हो गई। सही है। अच्छा, अब सुनो, इस साइकिल में अगर देखा जाए, ध्यान से देखना, इस साइकिल को देखा जाए
जो मैंने बोला ना अभी वही लिख रहा हूं, इधर देखो। क्रेब साइकिल इन्वॉल्व, क्रेब साइकिल में क्या क्या हुआ? पहला, 4 ऐसे स्टेप है जहां डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, या बोलो ऑक्सीडेशन हो रहा है। 4 ऑक्सीडेशन स्टेप्स है। कौन से? स्टेप नंबर 4, 6, 8 और 10। 2 स्टेप ऐसे जहां CO2 हट रहा है, 2 डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है, 2 डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। कौन कौन सा? स्टेप 5 एंड 6 में CO2 हट रहा है। एक SLP स्टेप है, स्टेप नंबर 7, और एक अकेला स्टेप जहां पर ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों साथ में हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है स्टेप नंबर 6 में। 1 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप हो रहा है। सही है? स्टेप नंबर 6। ये मॉड्यूल में लिखना, कहीं जगह निकाल के ना मिले तो साइकिल के बीच में खूब जगह है ना, वही लिख देना कि क्या क्या हुआ उस साइकिल में। एग्जैक्ट सही लिखना है। नहीं 23 बोला। कहां? सक्सिनाइल कोएंजाइम। क्या करना है भाई? सबके कार्बन थोड़ी गिनते रहोगे। कोएंजाइम एक को हटा के रखना है जब भी बोलना है। जैसे स्टाइल ग्रुप में बोलना है, सब में बोलना है। स्टाइल ग्रुप में कितने कार्बन है, सक्सिनाइल में कितने कार्बन है, ऐसे बोलना है। और NADH और NADH2 में कोई डिफरेंस है? देखो एग्जैक्ट लिखना सही है NADH.H+। अब चाहे NADH लिखो, NADH2 लिखो, कुछ भी लिखो, सब चलेगा, सब दिखेगा। ठीक है ना? वाटर नहीं दिख रहा क्योंकि NCERT ने डायग्राम और रिएक्शन गलत दिया, इसलिए वाटर दिखेगा भी नहीं। वाटर प्रोड्यूस कितने हुए वो जरूर दिख जाएंगे ETS। O2 कितने यूज हुए वो भी दिख जाएगा। एक स्टेप NCERT के डायग्राम में और रिएक्शन में एक जगह वाटर मिसिंग कर दिया, इसलिए वाटर कितने यूज वो नहीं काउंट कर पाओगे, और हमें NCERT ही फॉलो करनी है। बताऊंगा, चिंता ना करो। अच्छा चलो, हो गया ये। अब सुनो पूरी बात, एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। सुनो, वाटर डाला, कोएंजाइम में हटाया, वाटर एसिटाइल ग्रुप और ऑक्सैलो एसीटेट जुड़कर क्या बना? सिट्रेट। पानी हटाया, सिसेकोनिटेट। पानी डाला, आइसोसिट्रेट। 2H निकाल कर NAD+ को दे दिए, क्या बन गया? ऑक्सैलोसक्सिनेट। फिर CO2 हटाया, अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब 2H उठाकर NAD+ को दे दिए, COA दिया, CO2 हटाया, तो क्या बन गया? सक्सिनाइल कोएंजाइम A। फिर कोएंजाइम में हटाया, सक्सिनेट बना, और जो एनर्जी निकली, एनिमल है तो क्या बना लिया उससे? GTP। प्लांट है तो ATP। अब सक्सिनेट के 2H उठाकर FAD को दे दो, तो बन गया फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में पानी डालो, क्या बन गया? मैलेट। और मैलेट से 2H निकाल लो, मैलेट से 2H निकाल के NAD+ को दे दो, बन गया ऑक्सैलो एसीटेट। अच्छा, NCERT ने क्या किया है वो सुनो। NCERT ने लिंक प्लस क्रेब, देखो तो वाटर कितने यूज हुए, नेट कितने वाटर यूज हुए। प्रोड्यूस वाटर तो ETS के अंत में दिखेंगे, वाटर यूज कितने हुए यहां पर कितना दिख रहा है? हा? 2। एक H2O यूज हुआ, NCERT ने मिसिंग कर दिया, इसलिए गायब है यहां से। अपन को NCERT फॉलो करनी। एक वाटर यूज हुआ, 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, और एक प्रोड्यूस हुआ, तो नेट कितना यूज हुआ? 2। सच बोलूं तो 3 है। एक इस स्टेप में भी वाटर यूज होता है, थायोकाइनेज वाले स्टेप में, लेकिन हमें नहीं बोलना है
क्योंकि एनसीईआरटी ने एक रिएक्शन लिखी है जिसे हमें फॉलो करना है। आ गया क्वेश्चन तो हमारा गलत हो जाएगा, तो हमें क्या सही, पहले ही बोल चुका हूं, क्या गलत नहीं जानना है, एनसीईआरटी जो बोले उसकी बात। तो सुनो, हमारी एनसीईआरटी ने क्रेब्स साइकिल के नीचे, क्रेब्स साइकिल के जस्ट नीचे येलो बैकग्राउंड में एक रिएक्शन लिखा है। तो वो रिएक्शन बता दो, पता है किसका है वो? लिंक और क्रेब पूरा मिला के, मतलब कहां से शुरू करना है? पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, है ना। प्लस देखो तो कितने एनएडी प्लस यूज हुए हैं, कैसे? 3 तो क्रेब साइकिल में, 3 तो क्रेब साइकिल में, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 10, 3 तो क्रेब साइकिल में है, एनएडी प्लस यूज, स्टेप 4, 6, 10 और एक लिंक रिएक्शन में। तो कुल 4 एनएडी प्लस यूज हुए, वो लिख रहा हूं। एक एफएडी यूज हुआ है क्रेब के 8वें स्टेप पर, एक एफएडी यूज हुआ है। और H2O कितने निकाले हमने नेट? 2 H2O प्लस, जबकि 3 होना चाहिए था, 3 होता तो सब सही हो जाता, यहां पर H2O डाल देता मैं। अच्छा, प्लस ADP प्लस PI। अब चलो, अरे पायरुविक एसिड के तीनों कार्बन को CO2 के फॉर्म में उड़ा दिया या नहीं? कैसे? देखो तो, एक CO2 ये उड़ाया, पायरुविक एसिड के 3 कार्बन, एक CO2 वो उड़ाया लिंक में और 2 क्रम में उड़ाए, है कि नहीं? तो कुल कितने कार्बन उड़ा दिए? तीनों कार्बन है CO2, और 4 NAD प्लस से क्या बन गया? 4 NADH2, या बोलो 4 NADH, 4H प्लस। FAD से क्या बन गया? FADH2, और ADP प्लस PI से ATP। ये रिएक्शन लिखा है एनसीईआरटी ने, और हमें तो उसी को सही बनना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। अब डिहाइड्रेशन कौन से स्टेप है दिख गया होगा, वाटर जहां से हटा वो डिहाइड्रेशन स्टेप है। कहां कहां से वाटर हटा था? स्टेप नंबर 2 में ही हटा था, बाकी में तो ऐड हुआ है वाटर जहां भी। तो ये लिंक प्लस क्रेब का मिला के रिएक्शन है, सही है। अब बारी आती है क्या करने की, ध्यान से बिल्कुल। अब एटीपी का बजट लगा लेते हैं कि कितना खर्चा क्या क्या हुआ, है ना। तो एटीपी की बात कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं, एक क्रेब साइकिल से कितनी एटीपी, एक लिंक से कितना, सारा कुछ, है ना। क्या? तो 4 NADH 4H प्लस लिखे तो 10 NADH होते तो 10H प्लस, पिछली क्लास में था नहीं था? ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया था मैंने? 2 NAD प्लस से 2 NADH 2H प्लस नहीं बनाए थे? बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होता है लिखना? NADH डॉट H प्लस। अच्छा सुनो, ये तो एनसीईआरटी का रिएक्शन है भाई, उसमें कोई करेक्शन हमने नहीं किया। जहां तक फिजिबल हो हमें कोई करेक्शन नहीं करना है, और जहां बिल्कुल हो ही जाए कि अब कुछ नहीं कर सकते वहां करेंगे, और क्या कर सकते हैं। एफएडी में जो प्लस लिखा है बच्चों वो गलत है, एफएडी पर कभी भी प्लस नहीं होता। वो कुछ एनसीईआरटी में प्लस लगाया है, कुछ में नहीं लगाया है, आपको एफएडी ही मानना है। एनएडी प्लस से एनएडीएच डॉट एच प्लस ही बनेगा, और एफएडी से एफएडीएच प्लस नहीं बनता, एफएडीएच2 ही बनता है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब इधर एटीपी का हिसाब किताब लगाने जा रहे। एक पायरुविक एसिड के लिए क्या क्या हुआ? एक लिंक हुआ, एक लिंक रिएक्शन हुआ, और एक क्रेब साइकिल हुआ। तो सबसे पहले एक लिंक रिएक्शन से कितनी एटीपी मिली? देखो ध्यान से बिल्कुल अलर्ट रहे ना। आपको पता है एक ग्लाइकोलाइसिस से, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। कितने पायरुविक एसिड? 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। एक पायरुविक एसिड के लिए एक लिंक और एक क्रेब, तो 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 लिंक और 2 क्रेब, सही है। अच्छा अभी फिलहाल एक पायरुविक एसिड, आपको याद है ग्लूकोज से 6 CO2 रिलीज होते हैं, 6 CO2। एक पायरुविक एसिड से कितने CO2 निकाले? 1 और 2 और 3। एक पायरुविक एसिड से 3 CO2, तो 2 पायरुविक एसिड से।
तो ग्लूकोज से 6 CO2 निकलते हैं ना, वो है ये। सही है। अच्छा अब सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो, एक चीज क्लियर करो, पिछली क्लास में ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 NADH2 बने थे ना, उससे हमने लिया था कि ग्लाइकोलाइसिस का NADH2 जब माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा तो एडीपी बनाएगा, या तो 2 या तो 3। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH2 होता है, एक NADH2, उससे 2 या 3 एटीपी बनते हैं। क्यों बनते हैं वो मैं क्लियर करूंगा आज। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो NADH2 होगा वो पक्का 3 एटीपी देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो FADH2 होगा वो पक्का 2 एटीपी देगा। और ये सब कहां हुआ है लिंक और क्रैब? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहां जितने भी NADH2 हैं वो कितनी एटीपी देंगे? 3। और FADH2 कितना देगा? 2। प्रूव करेंगे ना ETS के अंदर कि NADH2 से 3 और FADH2 से 2 बना। अच्छा तो सुनो, लिंक रिएक्शन में कितने NADH2 बना है? एक लिंक रिएक्शन में एक NADH2 जो कि ETS करेगा तो कितनी एटीपी देगा? 3 एटीपी। एक क्रेब साइकिल कोई पूछे, या 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A पूछे तो कितनी एटीपी? सुनो, एक क्रेब साइकिल से क्या क्या बना है? स्टेप 4, 6, 8, 10 गिन लो। स्टेप 4, 6, 8, 10। स्टेप 4 में NADH2, 6 में NADH2, 10 में NADH2, तो 3 तो NADH2 बने हैं। और स्टेप 8 में एक FADH2 बना है, और स्टेप 7 में एक GTP बना है। काउंट कर लेते हैं। 3 NADH2 जब ETS करेंगे 1 से 3 ATP, तो 3 NADH2 से 9 ATP, और एक FADH2 जब ETS करेगा तो देता है 2 ATP। तो 1 into 2 दैट इज 2 ATP। और एक GTP बना है SLP से, इज इक्वल टू 1 ATP। तो कितना हो गया? 9 to 11 112। तो एक क्रेब साइकिल से, या बोलो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A से कितनी एटीपी मिली? 12 ATP। सही है। अब देखो, एक पायरुविक एसिड के लिए क्या क्या होगा? एक पायरुविक एसिड के लिए एक लिंक प्लस एक क्रेब होगा। लिंक से कितनी एटीपी? 3, और क्रेब से 12, तो 3 + 12 15 एटीपी हो गई एक पायरुविक एसिड से। एक पायरुविक एसिड से 15 एटीपी। सही है। और सुनो, तो 2 पायरुविक एसिड से कितना हो गया? तो 2, एक ग्लूकोज से तो 2 पायरुविक एसिड बने ना, तो 30 हो गए। और याद करो पिछली क्लास में ग्लाइकोलाइसिस से बनी थी +6 या +8 एटीपी, +6 या +8। तो नेट गेन फ्रॉम 1 ग्लूकोज, नेट गेन फ्रॉम 1 ग्लूकोज कितना हो गया? 36 या 38 एटीपी। गिन लिया? 36 या 38 एटीपी। और सुनो, क्रेब साइकिल को याद करने के लिए न्यूमोनिक, A से है एलन, C से है कैरियर, C से है कोचिंग, I से है इंस्टीट्यूट, O से है ऑफ, K से है कोटा, S से है श्योर, S से है सक्सेस, F से है फॉर, M से है मेडिकल, O से है अपोनेंट्स। या ऑफिसर कुछ बोल दो, अपोनेंट्स। आप एक दूसरे के अपोनेंट ही तो हो, बस तलवार नहीं रखी है, बस हो गया। सही है। तो न्यूमोनिक क्या दिया मैंने? एलन, कैरियर, इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा, श्योर, सक्सेस फॉर, मेडिकल, अपोनेंट्स। ए से क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम। सी से क्या है? सिट्रेट। इस सी से सिसेकोनिटेट, आई से आइसोसिट्रेट, ओ से ऑक्सैलोसक्सिनेट, के से कीटोग्लूटरेट, एस से सक्सिनाइल कोएंजाइम है, एस से सक्सिनेट, एफ से फ्यूमरेट, एम से मैलेट, ओ से ऑक्सैलोएसिटेट। ये हो गया
एटीपी कैलकुलेशन तो आपको नोट्स में मिल जाएगी, आप ये न्यूमोनिक लिख ले, अगर ये लाइन याद कर ली फिर कंपाउंड का प्रोडक्ट याद कर सकते हैं। आंखें खुली हो तो एटीपी कैलकुलेट करवाओ। देखो इधर, पायरुविक एसिड से कितनी एटीपी निकाली? 15। एस्टाइल कोएंजाइम ए से 12। किसी ने बोला सिट्रेट से कितनी? किसी भी कंपाउंड से एटीपी पूछा जाए, मान लो इससे पूछा गया, तो इसके पहले कॉन्सेप्ट समझो। मान लो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से पूछा गया कितनी एटीपी, तो इसके पहले क्या हुआ कोई मतलब नहीं, आपको आगे बढ़ना है, ऑक्सैलो एसीटेट तक आना है। तो मुझे कोई बोले सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बताओ, तो एक एटीपी ये दिख रही है, फिर 2 ये, 1 2 3 एटीपी और 3 एटीपी, 6 एटीपी, तो इससे 6 एटीपी मिलेंगे। तो सिट्रेट से पूछे तो बोलू पूरे 12 एटीपी गिनेंगी, और इस टाइम 4 6 8 10 और एसएलपी, इससे भी 12 एटीपी, इससे भी 12 एटीपी, हाँ इससे 9, क्या कहते हो, गिन लो यहां से। 3 एटीपी, बिल्कुल आंखें दिमाग खोल के, 3 एटीपी, एक 4 एटीपी, 2 6 एटीपी और 3 9 एटीपी। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से भी 9 एटीपी आएंगी, गिन लो, है ना। अच्छा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से 6 आएंगी, 1 एटीपी ये, 2 ये, 3 और 3 6 एटीपी। सक्सिनेट से 5, क्योंकि 2 ये और 3 ये, 5 एटीपी। और फ्यूमरेट से NADH2 ही तो आ रहा है, यहीं तक तो जाना है, तो 3 एटीपी। और बैलेट से भी यहां तक जाना है, 3 एटीपी। और ऑक्सैलो एसीटेट 0, क्योंकि एटीपी तो ऑक्सैलो एसीटेट ने एस्टाइल कोएंजाइम ने दिलवाया है ना। अच्छा, तो फिर तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से भी 12, ऑक्सैलो एसीटेट से भी 12, कुल 24 एटीपी मिल गई तुझे। मिली क्या? एटीपी कौन दे रहा है? हाँ, तो एनर्जी रिच कंपाउंड कौन सा आया है? ऑक्सैलो एसीटेट या एसिटाइल कोएंजाइम? हाँ, तो फिर हाँ, तुझे अलग से मिलती है एनर्जी, तो हमें नहीं पता। भेजे में गई बात क्या बोला मैंने? और आंखें दिमाग खुला हो तो ऐसा करो ना, मॉड्यूल में एक पेज और पीछे चले जाओ, ग्लाइकोलाइसिस वाला पाथवे लाओ और कैलकुलेट करो एटीपी एक एक कंपाउंड से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से काउंट करो कितनी एटीपी आ रही है। किससे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। मैलेट एस्पार्टेट शटल ही मान लो, एक NADH2 से 3 एटीपी काउंट करो ग्लाइकोलाइसिस की, कितनी? 8 निकल रही है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कितनी एटीपी निकाल पा रहे हो? कितनी? 9। NADH2 से 6 ही लिया है, 9 आ रही है। और 2 पायरुविक एसिड नहीं गिनोगे, उससे भी तो 30 मिली है, 39 हो गया। सुनो, दिमाग लगाओ, भेजे पर जोर डालो। देखो, दिखा जरा मॉड्यूल दिखा, मैं बताता हूं। ये ग्लाइकोलाइसिस के एक एक कंपाउंड से अगर एटीपी काउंट करना है, तो मान लो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से काउंट करना है,
तो उसके ऊपर हाथ रख लो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पहले क्या हुआ वो दिखना नहीं चाहिए। अब उसके आगे नीचे तक जाओ, ठीक है? तो चलो देखो, मैं गिनाता हूं, आराम से मॉड्यूल पर फोकस पूरा। इधर उधर क्या पिटेगा फिर? ओए क्या है? कितना दिन बाद आया? अरे तेरे पीछे वाला कितना दिन बाद आया है? पहली बार आया क्या? है? भाई देख ले यार, जग जा, डॉक्टर बनना है तो कुछ कर लो। तो सुनो ध्यान से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पहले क्या हुआ नहीं देखना है। अब चलो देखना शुरू करो, मेरी तरफ नहीं सिर्फ मॉड्यूल। चलो आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा आगे गए, एक एटीपी खर्च हुआ, एक खर्च हुआ। थोड़ा और नीचे चलते हैं, 2 NADH बराबर 6 ATP। मैं लेट एस्पार्टेट शटल लेते हैं, हाँ 6 ATP। तो 2 NADH2 से 6 ATP मिली। हाँ थोड़ा और नीचे चलो, 2 ATP बनी SLP से, कितनी हो गई? 6 2 8। थोड़ा और नीचे चलो, 2 ATP और बन गई SLP से, कितनी बन गई? 10। यूज कितनी हुई? तो कितना हो गया? 9। और 2 पायरुविक एसिड से 30, तो 30 + 9 39 ATP। लिख दो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से मिलेगा 39 ATP। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से भी 39 ही मिलेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से भी 39 ही मिलेगा। हुआ? अब चलो, अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से गिनाओ मुझे। हाँ पीछे वालों, पक्का? एक बार और बोल देता हूं, थोड़ा नीचे देखो, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के नीचे आओ, 2 NADH2 बन रहे बराबर 6 ATP। थोड़ा और नीचे आओ, 2 ATP SLP से बन रहे 6 2 8। थोड़ा और नीचे जाओ, 2 ATP और बन रहे 10, और 2 पायरुविक एसिड से 30, 30 + 10 40। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से लिख दो 40 ATP। हो गया? अब ऐसा करो ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से गिनाओ ATP। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 20। अरे वहां तो सुनो सुनो, बिल्कुल बिल्कुल वही देखते रहना, इधर उधर नहीं, सिर्फ मॉड्यूल देखो। 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हैं, तब ना 2 NADH2 बना, फिर आगे चलकर 2 ATP, फिर 2 ATP और 2 पायरुविक एसिड। सोचो अगर एक मॉलिक्यूल होता तो आगे एक NADH2 बनता, फिर एक ATP, फिर एक ATP और एक पायरुविक एसिड बनता, है कि नहीं? तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक NADH2 बना, 3 ATP, फिर आगे एक ATP 4, फिर एक ATP और 5, और एक पायरुविक एसिड से 15, 15 5 20। तो 1 मॉलिक्यूल से 20। हाँ 2 मॉलिक्यूल है तो 40 ही आएगा। अब तो सिंपल करो, आप तो ऐसा किया करो, 2 मॉलिक्यूल का ही काउंट कर लिया करो, फिर आधा कर लिया करो, झमेला ही नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये सब पता है क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मॉड्यूल में आपके एक क्वेश्चन है जहां पर पूछा है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल से कितनी एटीपी आती है, इसलिए कराया मैंने ये। नहीं तो बाद में सब परेशान करेंगे कि ये बताओ ये कैसे होगा। अच्छा एक और मुझे बता दो तो मैं फिर चुप हो जाऊंगा, नहीं बताऊंगा आगे। कुछ कंपाउंड आपके लिए भी तो बचाऊं। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, पीछे वालों पक्का? हाँ चलो मॉड्यूल में ही देखो अच्छे से। अगर 3 PGA से आगे बढ़ो, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे बढ़ो, एक ही जगह तो एटीपी बन रही है ना, तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एटीपी बन रहा है, और 2 पायरुविक एसिड से 30, तो 30 और 2 32 हो गए 32। एक मॉलिक्यूल होता तो 16 एटीपी। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 16, और 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 32 आ रहे हैं। बाकी कंपाउंड खुद करोगे, कर पाएंगे। जो ना बने मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। सही है? तो एक एक मॉलिक्यूल से एटीपी काउंट करना सिखा दिया। अब मैं पता है कहां ले जा रहा हूं आपको? वो शटल सिस्टम नहीं बताया था पिछली क्लास में, उधर लेके जा रहा हूं। किधर? शटल सिस्टम। ये साइकिल मॉड्यूल में बनी है,
कैलकुलेशन बता ही चुका हूं। हाँ क्या है, कुछ नहीं पूछा? अच्छा तेरे पड़ोसी ने, तेरे ऊपर डाउट ज्यादा आता है। हाँ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के हिसाब से दिया, 20 ऑप्शन नहीं होगा इसीलिए। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल लगाऊं तो 19 हो जाएगा या नहीं? क्योंकि एक NADH2 से 2 या 3 ADP मिलती है ना। ओके, ऑप्शन के हिसाब से ये एक्चुअली 19 तब दिया था हमने, पहले एनसीईआरटी ने क्या लिखा था कि एक ग्लूकोज से 36 ATP मिलती है, तो हम 36 मानते थे, तो 36 के हिसाब से ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलता था। लेकिन अब एनसीईआरटी ने 38 ATP कर दिया है, तो अब हमें मैलेट एस्पार्टेट शटल के हिसाब से, तो 19 भाई 19 भी तो आ जाएगा। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलाए, NADH2 और ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP बनाए, तो अगर कुछ नहीं दिया है तो मैलेट एस्पार्टेट मान लेंगे। हाँ बोलो कितना क्या हुआ कोई मतलब नहीं, जहां उसके पहले हाथ रखो उसके आगे का कैलकुलेट, सही है। अच्छा तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको शटल सिस्टम का कॉन्सेप्ट, शटल सिस्टम का कॉन्सेप्ट, ध्यान देना सभी। ओके सुनो, अब बिल्कुल अलर्ट रहना। शटल सिस्टम, अलर्ट रहिए और ध्यान से समझिए, इसको नहीं उलझा के रख देगा ये। शटल सिस्टम प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स, किसमें होता है? केवल यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है चलो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। इधर 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 ध्यान से, इधर आओ जल्दी से। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ETS होता है, याद है? मैट्रिक्स में एबंडेंट पाया जाता है NAD+, और इनर मेम्ब्रेन के पास एबंडेंट पाया जाता है FAD। आपने गौर किया सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वाले स्टेप में FAD से FADH2 बना, बाकी में NAD से NADH2 बना। क्यों? क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहां मिलती है? इनर मेम्ब्रेन में, और इनर मेम्ब्रेन के पास क्या जाता है? FAD। तभी तो FAD से FADH2 बनवाया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ने, क्योंकि उसके पास FAD ज्यादा था। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। याद करो ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में, और ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है 2 NADH2 प्लस 2 ATP प्लस 2 पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड से हम 30 ATP काउंट कर चुके हैं। मुद्दा सिर्फ NADH2 का है। मुद्दा यह है कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का NADH2 पक्का 3 ATP देगा, माइटोकॉन्ड्रिया का NADH2 पक्का 3 ATP देगा, और FADH2 पक्का 2 ATP देगा। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 से 2 या 3 ATP मिलते हैं। अब ये 2 या 3 भेदभाव क्यों है यहां, वो समझाने के लिए शटल सिस्टम जा रहा है। ध्यान देना सभी। एक्चुअली 2 तरह के शटल होते हैं, और शटल सिस्टम क्या करता है थोड़ा सा बताता हूं, सुनो। ये जो NADH2 बने हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, they need to be transported to mitochondria so that they may undergo ETS। अरे जब ये अंदर जाएगा तब ना ETS करेगा। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स आर इम्परमिएबल फॉर NADH2। NADH2 अंदर नहीं जा सकता, ना जाने दो। वैसे भी कौन सा NADH2 ETS में दौड़ता है,
उसके H+ और इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। NaDH2 के पास क्या है? 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। अरे 2 H है, 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये खुद तो जा नहीं सकता, तो सेल में कुछ कंपाउंड है, सेल में कुछ कंपाउंड है। वो क्या करेंगे, इनके H+ और इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया तक छोड़ के आए। इसी कैरियर सिस्टम को शटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पूरा इंग्लिश में बोल देता हूं, सुनो। 2 NaDH2 produced during glycolysis in cytoplasm need to be transported to mitochondria so that they may undergo ETS. But mitochondrial membranes are impermeable for NaDH2. So a special carrier system is present. So a special carrier system is present to carry. क्या कैरी करने के लिए? To carry 2 H+ and 2 electron of each NaDH2 to mitochondria. अरे कैरियर मतलब कुछ कंपाउंड्स हैं जो NaDH2 के H+ इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया तक छोड़ेंगे, और इसी कैरियर सिस्टम को क्या बोलते हैं? शटल सिस्टम, जो कि 2 तरह का है, ध्यान देना। तो शटल सिस्टम क्या करता है? कैरीज 2 H+ and 2 electron of each glycolytic NaDH2, या बोलो each cytoplasmic NaDH2, cytoplasmic NaDH2 to mitochondria। ये एक लाइन से हो जाएगा क्या? वैसे मैंने जो जो बोला वो नोट्स में लिखा है, लेकिन शॉर्ट में लिख दिया कि शटल सिस्टम क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस या साइटोप्लाज्म में जो NaDH2 बना है, हर एक NaDH2 के H+ इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाएगा। अब 2 तरह के शटल सिस्टम होते हैं। पहला है मैलेट एस्पार्टेट शटल, मोर एफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक NaDH2 से 3 ATP दिलाएगा, मोर एफिशिएंट। और सुनो ध्यान से, नोट्स में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ ये भी लिखा है कि कौन मोर कॉमन है, कौन लेस कॉमन है, सब इग्नोर करना है। मोर कॉमन लेस कॉमन कुछ नहीं है, ठीक? पहली चीज ये इग्नोर करना है। और जितने भी एग्जाम्पल दिए, हार्ट सेल, लिवर सेल, किडनी, ये तरह तरह के ऑर्गन, कुछ नहीं। जो बता रहा हूं सिर्फ इतना ही उठाना है। जो लोग नोट से पढ़ते हैं ध्यान रखें इस चीज का। मेरे पास ये लिखना ना, यहाँ तो मोर कॉमन लिखा है, यहाँ लेस कॉमन, कुछ नहीं पढ़ना है ना, एग्जाम्पल पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है। ये NaDH2 से 3 ATP दिलाएगा, इसलिए क्या बोल रहा हूं? मोर एफिशिएंट। होता क्या है इस शटल में? इधर देखना, इस वाले शटल में क्या होता है, देखो। चलो ना, इसका एक NaDH2 इधर ले आते हैं, एक NaDH2 चलो इधर ले चलते हैं, 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस NaD+, है ना? तो ये 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, NaDH, एक NaDH2 के पास तो यही है। ऑक्सैलोएसीटेट ने, इसने ऑक्सैलोएसीटेट ने इसके 2 H+ इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो वापस क्या बन गया? NaD+। क्या बन गया वापस? NaD+, सही है ना? अच्छा, 2 H+ इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा हूं, किसने ले लिया? ऑक्सैलोएसीटेट ने। तो थोड़ा ध्यान देना ना, ऑक्सैलोएसीटेट ने 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 H+ इलेक्ट्रॉन पाकर ये रिड्यूस हो गया और बन गया मैलिक एसिड या मैलेट। तो मैलेट एस्पार्टेट शटल में NaDH2 के 2 H+ इलेक्ट्रॉन किसने लिए? ऑक्सैलोएसीटेट ने, और पाकर रिड्यूस होगा और क्या बन गया? मैलिक एसिड या मैलेट। अच्छा, मैलिक एसिड के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन परमिएबल है, दोनों मेम्ब्रेन परमिएबल है। तो ये तो दौड़ के भाग गया अंदर, मैट्रिक्स में पहुंच गया। अब मैट्रिक्स में इसकी मुलाकात NaD+ से हो गई, क्योंकि वहां NaD+ खूब है। तो इसने बोला तेरे लिए H+ इलेक्ट्रॉन लाया हूं, ले ले भाई तू। तो मैलेट ने 2 H+ इलेक्ट्रॉन NaD+ को दे दिए, तो क्या बन गया? NaDH2। जो ETS करेगा तो 3 ATP देगा, है ना? और ये H+ इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बन गया? ऑक्सैलो एसीटेट। क्या बन गया? ऑक्सैलो एसीटेट। एक एक्सीडेंट और है, क्या? ऑक्सैलो एसीटेट के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबल है,
अभी बाहर नहीं आ सकता, फंस गया बेचारा। अब क्या करे? तो अब ये NH2 लेकर बदल जाएगा एस्पार्टिक एसिड में, सही है। और एस्पार्टिक एसिड आराम से बाहर आ गया। और जब बाहर आ गया, अपना NH2 छोड़ के माइनस NH2 करके वापस बदल गया इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, और चलता रहेगा। ये है ये शटल। एक बार दोबारा देखो, NADH2 के H+ इलेक्ट्रॉन किसने उठाए? ऑक्सैलो एसीटेट ने, और बन गया मैलेट। मैलेट के लिए दोनों मेम्ब्रेन परमिएबल, अंदर चला गया कहां? मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में अबंडेंट क्या है? NAD+। तो H+ इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो NADH2 बन गया। और ये खुद तो H+ इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्या बन गया? ऑक्सैलो एसीटेट। लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन क्या है? इम्पर्मिएबल, ये वापस नहीं आ सकता। तो NH2 लेकर क्या बन गया? एस्पार्टिक एसिड। अब आराम से बाहर आ गया, बाहर आया तो NH2 छोड़कर वापस ऑक्सैलो एसीटेट बन गया, लो अपनी जगह पर। तो इस पाथवे से क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर ये शटल चला तो 1 NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से बना लिया जाता है 1 NADH2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हो, सही बोल रहा हूं क्या? 1 NADH2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ETS करेगा तो पक्का 3 ATP ही देगा। तो ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH2 से क्या बन जाएंगे? 2 NADH2 से बन जाएंगे 2 NADH2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बराबर 6 ATP। सही है। तो जिन सेल में ये शटल चलेगा 2 NADH2 से 6 ATP प्लस ग्लाइकोलाइसिस का सेल पी को इन दो, तो 6 और 2 8, और 30 ये 2 पायरुविक एसिड से 38। तो जिन सेल में ये शटल चलेगा एक ग्लूकोज से बनता है 38 ATP। भेजे में गई बात, क्या बोला मैंने? सिंपल सा लॉजिक है। इस वाले में ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 के H+ इलेक्ट्रॉन किसको हैंड ओवर किए गए? माइटोकॉन्ड्रिया के NAD+ को। तो बन गया माइटोकॉन्ड्रियल NADH2, और वो ETS करेगा तो पक्का 3 ATP देगा। तो ग्लाइकोलाइसिस के एक NADH2 से कितनी ATP बन जाएगी? 3। तो 2 से 6, रेसिपी के दो ग्लाइकोलाइसिस का 6 2 8, और 2 पायरुविक एसिड से 30। तो जिन सेल में ये वाला शटल होगा एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलेगा। सही है। अब दूसरा शटल लाता हूं, कौन सा? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। क्या ला रहा हूं? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल लेस एफिशिएंट कह रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि एक NADH2 से 2 ATP दिलाने वाला है। कैसे? इधर देखो कैसे, देखो देखो देखो। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में क्या होगा? NADH2 के 2 H+ और इलेक्ट्रॉन उठा लेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कौन उठा लेगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो 2 H+ इलेक्ट्रॉन पाकर ये बन गया ग्लिसरॉल फॉस्फेट। क्या बन गया? ग्लिसरॉल फॉस्फेट। तो DHAP ने 2 H+ इलेक्ट्रॉन उठाए और क्या बन गया रिड्यूस होकर? ग्लिसरॉल फॉस्फेट। दौड़ा कि जाता हूं मैं भी H+ इलेक्ट्रॉन दे के आता हूं। तेजी से भागा भाई, ये तेजी से भागा, देखो भागा 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 भागा, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबल है इसके लिए, तो ये तो मैट्रिक्स नहीं पहुंच पाएगा, ये यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। अब जब आगे जा ही नहीं सकता तो यहीं पर H+ इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वापस चला जाएगा। कहां पर छोड़ गया H+ इलेक्ट्रॉन? जहां FAD है। तो क्या बना लिया गया इससे? FADH2। क्या बना लिया गया? FADH2। और ये 2 H+ इलेक्ट्रॉन छोड़कर वापस क्या बन जाएगा? DHAP, है ना?
वापस अपने पोजीशन पर, और लो चला गया। देखा आपने? मतलब फिर से एक बार, NaDH2 H प्लस इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? DHAP ने, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और रिड्यूस होकर क्या बन गया? ग्लिसरॉल फॉस्फेट। गया तो सही, इनर मेम्ब्रेन परमिएबल थी, चला गया। आउटर मेम्ब्रेन सॉरी परमिएबल थी, चला गया। लेकिन इनर मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल है, पार ही नहीं कर पा रहा। तो H प्लस इलेक्ट्रॉन यही छोड़ेगा, वापस चला जाएगा। H प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन जाएगा? DHAP, अपनी जगह पहुंच गया। और H प्लस इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन के पास छोड़ा, उधर कौन है? FAD ने ले लिया, और क्या बन गया? FADH। मतलब पिछली बार ग्लाइकोलाइसिस के NaDH2 के H प्लस इलेक्ट्रॉन किसको हैंड ओवर किए गए थे? NAD प्लस को। इस बार हैंड ओवर किए गए FAD को, और FADH2 तो ETS करेगा तो 2 ही ATP देगा। मतलब इस शटल में क्या होगा? 1 NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 FADH2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल टू 2 ATP, ETS पर देगा। तो 2 NADH2 बिकम इक्वल टू 2 FADH2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बराबर 4 ATP। तो जिन सेल में ये शटल होगा, 2 NADH2 से 4 और 2 ATP SLP गेन ग्लाइकोलाइसिस की, 4 2 6 और 2 पायरुविक एसिड से 30 36। तो जिन सेल में ये शटल होगा, एक ग्लूकोज से मिलेगा 36 ATP। क्या कहते हो? ठीक है। डिफरेंस किस चीज का दोनों शटल में? बस इतना सा कि NADH2 के H प्लस इलेक्ट्रॉन किसको हैंड ओवर किए गए? पहले वाले में NAD प्लस को हैंड ओवर किए गए थे, दूसरी बार FAD को हैंड ओवर किए गए। और एरोबिक बैक्टीरिया में शटल नहीं होता। एरोबिक बैक्टीरिया में ETS कहां होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ग्लाइकोलाइसिस कहां होगी? साइटोप्लाज्म में। तो सुनो ना, हमारे में तो NADH2 को पार कराना पड़ता था माइटोकॉन्ड्रिया, यहां तो ग्लाइकोलाइसिस का NADH2, 2 ATP SLP वाला और 2 पायरुविक एसिड, है ना? तो एरोबिक बैक्टीरिया में तो NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी ना पार करा रहा है, वो तो खुद ही ETS करने जाएगा। अब NADH2 ही ETS करेगा तो 3 ATP मिलेगा ना एक NADH2 से। समझ रहा मेरी बात को? एरोबिक बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, वो NADH2 चलेगा ETS करने, और NADH2 ही पहुंच रहा है ETS करने, और NADH2 खुद ETS में एंटर कर रहा है, मतलब 3 ATP देगा। वहां तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही नहीं है कि किसी को पार कराना है। तो एरोबिक बैक्टीरिया में शटल सिस्टम नहीं होगा। मतलब 2 NADH2 से 6 ATP और 2 ATP SLP के ग्लाइकोलाइसिस 6 2 8 प्लस 2 पायरुविक एसिड 30 38। एरोबिक बैक्टीरिया में एक ग्लूकोज से हमेशा और हमेशा 38 ATP ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनमें शटल सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है शटल सिस्टम? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। समझ रहे हैं? तो देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इन एरोबिक बैक्टीरिया net gain of ATP is always 38 ATP because they do not have shuttle system. Shuttle system क्यों नहीं है? As they do not have any membrane bound ऑर्गेनल। सही है? तो ग्लाइकोलाइसिस से ये क्लियर हो गया। तो एक ग्लूकोज से यूकैरियोट भी है तो 36 ATP मिलेगा या 38 मिलेगा, और एरोबिक में हमेशा 38। लेकिन सुनो, एक आंसर देना है तो क्या बोलोगे? ग्लूकोज से यूकैरियोट में पहले एनसीईआरटी 36 ATP लिखी थी, हम बोलते थे 36 38 दोनों आ जाए तो 36 देना। लेकिन अब एनसीईआरटी ने ग्लूकोज से 38 ATP लिख दिया है।
36 हटाकर 38 लिख दिया है। तो आप 36 38 दोनों आ जाए तो क्या आंसर देकर आने 38, दो में से एक देना है तो 38, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख दिया है। जैसे जैसे एनसीईआरटी चले वैसे वैसे हम चले। ठीक है, शटल के एग्जाम्पल, मोर कॉमन लेस कॉमन बिल्कुल इग्नोर करना। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता ना करो, अभी और भी आएगा। बच्चे ये सेल पर डिपेंड करेगा, अलग अलग सेल में अलग अलग सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग है, उसके हिसाब से ये शटल चलेगा। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटेट साइटोप्लाज्म में कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो था, और साइटोप्लाज्म में भी कुछ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ओके, तो चलिए आज के लिए बाय बाय। अगली क्लास ईटीएस, ध्यान से बिल्कुल